नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज बात कर रहे हैं हम बजट के पहले चरण पर। हमारे साथ कुछ विधायक साहिबान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त संदीप शर्मा जी भाजपा विधायक और वेद प्रकाश सोलंकी जी कांग्रेस विधायक हैं। दोनों हैं मेरे साथ में इस वक्त। वेद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कटारिया साहब ने कई आरोप लगाए कि आंकड़ों का माया बजट और बड़ी मास्टरी के साथ में किया है। चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात हो, चाहे बिजली के बिल की बात हो, दूसरे हो 300 करोड़ की राहत देखिए 10,000 करोड़ रुपए का भार प्रदेश की जनता पे लादा है। नहीं, ये गलत कहा है। ये आंकड़े बिल्कुल गलत बिना तथ्यों के दिए गए हैं। उसके आपने बताया, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया था कि बिना गलत तथ्यों के जो आंकड़े दिए वो आंकड़े सही नहीं थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा बजट दिया, इतना शानदार बजट दिया है। पहली बार का बजट है, लेकिन उसके उपरांत भी इतना शानदार बजट आने की उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, जनता के लिए सबसे अच्छा बजट आया अभी तक का। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, और मैं जानना चाहता हूं कि कटारिया जी ने जो आरोप लगाए, एक एक करके मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी दिया उनका। और एक बात कही कि किसान कर्ज माफी की बात को लेकर के, जैसे कहा कि पूंजीपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया जाता है, किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए, और आप लोगों से सहयोग का आह्वान भी किया उन्होंने। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ने राजस्थान की धरती पर आए थे, तो क्या उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से पहले चर्चा की थी कि वो बजट के लिए किसानों की कर्जा माफी के लिए अपने यहां से बजट में कुछ सहायता करेंगे। जिस प्रकार से ये सरकार पूरी जनता को, राजस्थान की जनता को गुमराह करती आई, चाहे वो किसान कर्जे के विषय में हो, अथवा युवाओं को रोजगार देने, अथवा उनको स्कॉलरशिप देने का विषय रहा हो, शुल्क देने का विषय रहा हो, इन सारे विषयों में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जब भी अपना चुनाव से पूर्ण भाषण दिए, तो और जिस प्रकार के लोगों को आज राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपेक्षा थी, वैसा बिल्कुल बजट नहीं रहा। बिल्कुल निराशाजनक बजट है। इसको हम कह सकते हैं कि विकासोन्मुखी बजट ये नहीं रहा है 2019-20 का। इसमें संपूर्ण राजस्थान के समाज का, वर्ग का, 36 कौमों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, और एक विजन के तहत ये बजट नहीं माना जा सकता। इस बजट में कुछ अपरिपक्वता नजर आती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की समय की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उनको ही नाम पलटकर उन्हीं पर कार्य करके उनको ही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक मेरा मानना है कि ये बजट ऐसा बजट होना चाहिए था जिसमें राजस्थान। मैं अभी आपके पास में वापस आ रहा हूं। वेद जी, आप भी बने रहिए। मैं मेवराम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तो बधाई आपको, जो डिमांड आपने रखी थी गर्ल्स कॉलेज को क्रमोन्नत करने की, चलिए आपकी डिमांड पूरी। दूसरा, कटारिया जी जिसे कह रहे हैं कि बड़ी तकलीफ हो रही है उनको, मेवाड़ को उपेक्षित रखा गया, मारवाड़ की क्या स्थिति रही? जो कटारिया जी कह रहे हैं कि मारवाड़ में खूब दिया, इसकी में शिक्षा के क्षेत्र में देखो, पानी की योजनाओं के देखो, हर तरह से अब जो जिस तरह से बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए ये बजट दिया है। जिस तरह से कटारिया जी कटाक्ष कर रहे थे, अब इनको पूछोगे आपने 5 साल में राजस्थान को जिस तरह से कर्जे में डुबाया, पीछे क्या छोड़ के गए आप, और उसको लेकर और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो ये बजट दिया है, हर क्षेत्र में देखिए ना, अब कौन सा क्षेत्र उसमें महिला, नौजवान, नौकरियों की बात करो, बुजुर्ग, पेंशन, हर वर्ग को खुश काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया। शानदार बजट है। आने वाले समय में आप देखेंगे इस बजट का लाभ आम वर्ग को होगा, प्रत्येक व्यक्ति को होगा, हर क्षेत्र में होगा। मैं आपके पास आऊंगा। चलिए, मंत्री हमारे साथ इस वक्त भंवर सिंह भाटी जी जुड़ गए। भाटी साहब, 25 कॉलेज, 5 कॉलेज क्रमोन्नत, लॉ कॉलेज, कई सौगातें दी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, राजस्थान के तमाम युवाओं की तरफ से जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि पहली बार एक साथ 25 कॉलेज नए खोलने की घोषणा की गई है। करीब 10 कॉलेज ऐसे हैं जिनको अपग्रेड किया गया है, और उसके अलावा भी मूल बजट में भी 25-30 कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खोले गए थे। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बिना वित्तीय प्रबंधन के जो कॉलेज खोले गए थे, उन कॉलेजेस के लिए भी 18 कॉलेजेस के लिए जो बीजेपी की सरकार ने खोले थे, उन्होंने वित्तीय प्रावधान नहीं किए थे, उन कॉलेजेस के लिए भी भवन के लिए पैसे देने का काम किया है। तो करीब राजस्थान में इस
बजट में 50 नए कॉलेज ऐसे होंगे जो इस माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सौगात होगी। और निश्चित रूप से इतने बड़ी संख्या में राजस्थान में प्रदेश में कॉलेज खुलने से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कॉलेज से जुड़े 2 एमएलए साहिबान हमारे साथ और इनके चेहरे पे खुशी दिख रही है। फागी को सौगात मिली है कॉलेज, फागी को मिल गई। चाकसू विधानसभा क्षेत्र का गौरवशाली दिन है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज दिए गए। चाकसू में भी दिया, फागी में भी कॉलेज दिया गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और समय पे होने, क्योंकि चाकसू की तरफ हम कॉलेज खोलते थे तो फागी उपेक्षा तरह जाता था, लेकिन इस बात का मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा और दोनों जगह कॉलेज खोला। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का विशेष रूप धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये आज का दिन है, गौरवशाली दिन है, जिसको चाकसू की जनता पूरी याद रखेगी। चलिए, एक बहुत बड़ा ऐलान किया है सर। मैं आपके पास आऊंगा, शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ रही है, उनके पास भी जाना चाहूंगा। मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका जिक्र क्या है, किसके लिए सख्त कानून लेकर के आएंगे, कभी चर्चा रही इसको लेकर के? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश में अपराध की रोकथाम के लिए, महिलाओं पर उत्पीड़न की रोकथाम के लिए या प्रदेश में गुंडागर्दी, माफिया इस प्रकार के नहीं पनपे, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्होंने हमेशा सख्त कदम उठाए हैं। और इस बार भी वो जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ या जो अपराध पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो एक स्वागत योग्य बात है। और निश्चित रूप से राजस्थान को अपराध की दिशा में आगे नहीं बढ़ने से रोकने के लिए और राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिला, राजस्थान का आम आदमी भय मुक्त रहे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास लगातार जारी है। और इस दिशा में उन्होंने जो बजट में जो बात कही है वो एक स्वागत योग्य है। शकुंतला जी, महिलाओं का बाकायदा जिक्र किया उन्होंने कि बड़ी ये चिंता का विषय है कि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और महिलाओं के साथ जिस तरह का उत्पीड़न बढ़ रहा है, किस तरह के कानून की अपेक्षा करते हैं? तो उसका खुलासा नहीं किया, कानून जरूर आएगा। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने जो भी बजट के अंदर दिया है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। और उसका एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, उदाहरण मैं दे देती हूं कि जैसे कि पूरे पिछले 5 सालों में आंदोलन हुए और धरना दिया महिलाओं ने, और धरना देते देते मर तक गई, फिर भी कोई चीज की घोषणा सिर्फ करी गई लेकिन नहीं हुआ, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारी सरकार ने बनते ही घोषणा के साथ साथ इम्प्लीमेंट के ऑर्डर भी सीएम साहब ने तुरंत निकालने के लिए आदेश निर्देशित किया है अधिकारियों को, चाहे आंगनवाड़ियों की हो, चाहे अभी जो बढ़ाई सहायिकाओं की हो, सभी तरह से महिलाओं का, चाहे सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के कठोर कानून बनाने की बात हो, एक एक मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में घोषणा की है और घोषणा के साथ साथ इम्प्लीमेंट के लिए की है। उन्होंने हर नारे को साकार रूप दिया है। अब ये सबको पढ़ाओ, बिजली बचाओ, चाहे ऐसा मैटर हो तो सबको पढ़ाओ। जब जहां उच्च शिक्षा होगी नहीं तो पढ़ेंगे कहां से? तो आज ये जो सौगात दी है कि अधिकतर सभी जगहों पर ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा कॉलेज खोल करके जो सौगात दी, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा की अलख जगेगी वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आऊंगा, एक बार संदीप जी के पास जाना चाहूंगा। शकुंतला जी ने एक बड़ा सवाल किया है कि मुख्यमंत्री महिला थी लेकिन महिलाओं की फिक्र नहीं की पूर्ववर्ती सरकार ने। यदि हम आंकड़ों को उठाकर देखें और इन 6 महीनों में जो महिलाओं पर, दलितों पर अपराध हुए, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से वर्तमान की सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है अपराधों में। अपराधियों के साथ जिस तरीके से साठगांठ करके अपराधियों को शह दी जा रही है, निश्चित रूप से सारे राजस्थान की जनता के सामने, आप सभी मीडिया कर्मियों के सामने जो रोजाना की घटनाएं, थाना गजी से लेकर तमाम जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं, उसमें सीधे सीधे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट और पुलिस की लापरवाही और पुलिस का सीधे सीधे दोषियों को बचाने का प्रयास रहा है। और ये सिर्फ इस सरकार में ऐसा हमेशा से होता आया है, जबकि पिछले 5 वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार में। लेकिन संदीप जी, सीधा आरोप शकुंतला जी लगा रही हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी महिला होने के बावजूद महिलाओं के प्रति उत्पीड़न नहीं रोक पाई, ये आरोप है शकुंतला जी का। ये आरोप बिल्कुल गलत है शकुंतला जी का। अगर शकुंतला जी रिकॉर्ड पुराने आंकड़े उठाकर देखें तो उनको स्पष्ट इस बात का गोचर होगा कि जो महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं 6 महीनों में, जितनी तेजी के साथ बढ़े हैं वो उन 5 वर्षों में उतने कोई अपराध
महिलाओं पर पूरी तरीके से सुरक्षित थी। महिलाओं के ऊपर कोई विशेष अपराध ऐसे नहीं हुए थे। लेकिन मात्र इन 6 महीनों के अंदर जाने क्या हुआ सरकार बदलते ही, एक लंबा ग्राफ आपको अपराधियों पर बढ़ावे में नजर आएगा। जी, मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। शकुंतला जी, ये एक बड़ा सवाल विधानसभा में रहा है। अपराध को लेकर के स्पीकर ने व्यवस्था भी दी कि एक बार इस पर चर्चा 3 केसेस को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, और जब डिमांड्स आएंगी लॉ एंड ऑर्डर पे तो मुझे लगता है कि बड़ा निशाना होगा। अभी भी हर सदस्य कह रहा है कि कानून व्यवस्था 6 महीने में चौपट हो गई। नहीं, मैं सम्मानीय भाई जो बोले, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता रखता है बोलने के लिए, लेकिन महिला मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कोई इस तरीके का स्पेशल कानून नहीं बनाया। आज अगर आंकड़े की बात कर रहे हैं, आंकड़े अगर पिछले 5 साल के उठा करके देखें तो कितनी निर्दयता से बालिकाओं पे हो चाहे महिलाओं पे हो क्या क्या अत्याचार हुए, अगर एक एक गिनाना चाहे तो चाहे आज से कल हो जाएगा, ये राज चाहे कोई का भी हो। लेकिन बात थी कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद में अगर बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई विशेष कानून बनाती तो मैं सराहना करती। मुझे कोई संकोच थोड़ी है, क्योंकि महिला महिला एक है, पूरे इंडिया की महिला एक है, महिला वर्ग नाम माँ महिला है। तो ऐसा कोई नहीं बनाया। वो कह रहे आंकड़ों को उठाने में क्या है, ये तो साक्षात है। डेली अखबार उठा के देखते थे। मैं खुद गई थी, बूंदी में भी गई थी, और वहां का एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी। बूंदी हो चाहे कोटा का हो, भाई वहीं से बिलोंग करते हैं। मैं खुद गई थी वहां, बूंदी की जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसको सीएमएचओ हॉस्पिटल से छुट्टी दे रहे थे, लेकिन मैं अकस्मात वहां पहुंची तो देखा कि बच्ची के जबाड़े में भी फ्रैक्चर था, आइस पे भी था, लेकिन उसको छुट्टी दे रहे। मैंने कहा अभी रुकिए, आप इसकी डॉक्टरी जांच कराएंगे। और डॉक्टर को बुला करके जब एक्सरा कराया तो मेरे से कह रहे सीएमएचओ मैडम आप डॉक्टर हैं क्या? मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक माँ की नजरों से मैंने देखा इसलिए इसको ये नजर आया। मैंने कहा इतने दिन से कहाँ सो रहे थे प्रशासन, कहाँ सो रहा था डॉक्टर विभाग, चिकित्सा विभाग? तो इस तरह से ये नहीं है कि किसमें बढ़े किसमें नहीं बढ़े, लेकिन ऐसा कानून बने जिससे कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं घटे, ये इम्पोर्टेंट है। मैं आऊंगा। राजकुमार जी हमारे साथ है। राजकुमार जी, आपने उस वक्त कहा भी था कि एंजियोग्राफी फ्री हो, मेरी एक इच्छा है। जी नहीं, आज मुख्यमंत्री जी ने और भी उसमें जो पहले बजट के समय उन्होंने घोषणाएं की थी, आज उसमें और प्लस किया है। मैं जहां तक समझता हूं कि गरीब के प्रति जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उनका जो सोच है, वो आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। और आज जो घोषणाएं की हैं पहले वाले सारे मिलके, और जब ये धरातल पे उतरेंगी तो मैं कह रहा हूं कि दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं देनी जाएगी। तो ये ही मुख्य संकल्प है। तो चिकित्सा में भी सब जगह पे मैं तो कह रहा हूं कि अभी शुरुआत इन्होंने 5 साल का विजन रख दिया है। मैं जहां तक समझता हूं कि प्रदेश को काफी फायदा मिलेगा इससे। जी, कटारिया साहब ने एक बात कही कि क्षेत्र विशेष को उन्होंने बिल्कुल दरकिनार रखा है, उनकी बड़ी पीड़ा रही है ये। देखिए, ये जो भी विपक्ष में रहता है इस तरह के आरोप लगाता है। पिछली बार उन्होंने भी, बीजेपी सरकार ने भी जोधपुर के साथ किया, बहुत सारे ऐसे संभाग थे जिनके साथ में सौतेला व्यवहार किया। मतलब मेरे के लिए कहूं, नवलगढ़ के लिए सौतेला व्यवहार किया। जो योजनाएं पिछली सरकार की थी उन्होंने को बंद कर दिया। तो ये तो है, आज उन्होंने फिर स्पष्ट भी कर दिया ना, उन्होंने कह भी दिया उनको कि आप चिंता मत करो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। उसमें मेवाड़ भी उतना ही प्रिय है उनको जितना मारवाड़ है। चलिए बलवान जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक सरकार आती है, दूसरी चली जाती है, और योजनाओं पे बड़ा असर पड़ता है उसका। पैसा तो जनता का ही है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से जो कुछ चीजें बाकी रह गई थी बजट घोषणा में, उसमें आज फिर शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घोषणाएं हुई। जैसे 5 साल के विजन के रूप में सीएम साहब ने जो बजट पेश किया था, हम इस बजट को इम्प्लीमेशन करवाने के लिए फिर 8 डिमांड्स में फिर जा रहे हैं। पहले सरकार किसकी रही, किसने योजनाओं के नाम बदल दिए, अब ऐसा आने वाले वक्त में चलेगा नहीं। एक बहुत जोरदार गंभीरता के साथ सदन चल रहे हैं, और अभी डिमांड्स में बजट को गंभीरता से लागू करने का कार्यक्रम जारी रहेगा, निश्चिंत रहिए। एक अपील की है, संदीप जी भी हमारे साथ में खड़े हैं, कि बीजेपी के विधायक भी सहयोग करें और नेशनलाइज जो बैंक है जिनमें किसानों का कर्ज है, अरबों रुपए उद्योगपतियों का सरकार माफ करती है, किसानों का भी माफ करे। हम तो बार बार कहते रहे हैं, राज्य से जो लेना चाहिए था ले लिया, अब केंद्र की तरफ रुख कर जाएंगे।
और मैं तो आपको आश्वस्त कर रहा हूं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, सदन में भी मैंने कहा है, सब संगठन, कांग्रेस बीजेपी नहीं बची। जो सरकार आज मौके पर है वो सरकार है, उसको प्रदेश में काम करने। अब तो हम सब प्रदेश के रखवाले और प्रदेश के लिए फैसले लेने वाले लोग हैं, इसलिए क्यों न केंद्र की सरकार से लेने के लिए हम 200 के 200 लोग इकट्ठे होकर के जाएंगे। सीएम साहब ने मांग की है और हमने भी समय समय पर मांग की है, जाना चाहिए प्रदेश के लिए। संदीप जी वापस आऊंगा एक बार, किसान कर्ज माफी की जो बात है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सीएम ने आपके पाले में डाली है नेशनलाइज बैंकों को लेकर। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार का उन्होंने चुनावी वादा था और ऋण माफी में नेशनलाइज बैंकों में अब वो मुकर गए और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खाते में, माननीय प्रधानमंत्री के खाते में इस विषय को डाल दिया है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए सदैव खड़ी रहने वाली पार्टी रही है, चाहे उन पर प्राकृतिक आपदा आई हो तब उनको बजट देने का विषय रहा हो, अथवा जब भी किसानों को आवश्यकता रहे। कर्ज माफी में आप सीएम जो आह्वान कर रहे हैं आप लोग, निश्चित रूप से इसमें पार्टी अपना स्टैंड लेगी और अगर प्रधानमंत्री जी के पास जाना होगा और हमारे पार्टी ने स्टैंड लिया तो हम सब लोग तैयार रहेंगे। जी चलिए, मैं राजकुमार जी आपके पास आऊंगा। बीजेपी ये कहती है कि 10 दिन में कर्ज माफी की बात थी, मुख्यमंत्री जी से थोड़ी उस वक्त पूछा गया था और प्रधानमंत्री जी से उस वक्त नहीं पूछा गया। नहीं, ये तो फालतू की बात है। चुनाव का समय था, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आदरणीय गहलोत साहब और सचिन पायलट जी की दोनों की मौजूदगी में ये घोषणा की थी। सिर्फ राजस्थान लेवल पे नहीं की, उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में जहां चुनाव थे, तीनों राज्यों के लिए उन्होंने घोषणा की थी। और उस घोषणा होने के बाद जैसे सरकारें तीनों राज्यों में बनी तो उसके बाद के अंदर उन्होंने जो घोषणा की थी उस पर काम शुरू हो गया। और मैं जहां तक समझता हूं कि अभी जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनका भी आने वाले समय में बहुत जल्दी किसानों को फायदा मिल जाएगा। बातचीत चल रही है और यहां जो भूमि विकास से लेकर सहकारी समितियों के जो लोन थे वो सारे माफ कर दिए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया राजकुमार जी। अवाना जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, बजट में कुछ मिला आपके क्षेत्र को? देखिए, पिछले दिनों मैंने विधानसभा में मांग उठाई थी कि जो मेरी विधानसभा नदवई है उसका सबसे बड़ी जो कस्बा है और उस कस्बा की जो तहसील है उज्जैन, उसमें मैंने डिग्री कॉलेज की मांग की थी, क्योंकि बच्चे लगभग 45 किलोमीटर दूर जाके शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज मेरी विधानसभा की जो तहसील उज्जैन है उसमें डिग्री कॉलेज की घोषणा की। जी जी, ओवरऑल अगर हम देखें पार्टी का क्या स्टैंड है इस बजट को लेकर के? देखिए, बहुत अच्छा है। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने समर्थन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी को, मैं समझता हूं कि हमारे जो साथी अन्य विधायक हैं और मुझसे अलग 5, सभी के यहाँ कुछ ना कुछ जो उन्होंने मांग रखी थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और उसका ध्यान रखते हुए उनकी जो मांग है उस पर आज घोषणाएं की हैं और उसी घोषणा के तहत मेरे भी यहाँ डिग्री कॉलेज की घोषणा की है। मैं बहुत पुनः एक बार और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक सवाल है, खासकर अलवर और भरतपुर को ध्यान में केंद्रित किए हुए उन्होंने किया, एक तो ऑनर किलिंग और एक मॉब लिंचिंग, इसके लिए सख्त कानून आएगा जो पहले कह भी चुके हैं वैसे बजट के मूल बजट के दौरान भी उन्होंने कि अलवर और भरतपुर में है कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू करेंगे। तो किस तरह का कानून बनना चाहिए? मैं समझता हूं कि जैसे पिछले दिनों एक घटना हुई अलवर में थाना गाजी में, इस तरह की घटनाएं जैसे जगह जगह हो रही हैं और कुछ क्राइम मैं देखता हूं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है, तो उसी को सब ध्यान में रखते हुए पायलट प्रोजेक्ट और इस तरह की चीजें आई हैं और निश्चित तौर पे इससे अपराधों पे अंकुश लगेगा, अपराध कम होंगे और जब अधिकारी सजग रहेंगे, जनप्रतिनिधि सजग रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें एक अच्छी पहल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है तो इससे जनता को फायदा होगा, लाभ होगा और जो लोग हैं हमारे जो पीड़ित लोग हैं और अपराधों में भी इससे गिरावट आएगी। अब बने रहिए हमारे साथ में। एक बार मैं पूनिया जी के पास जाना चाहूंगा। पूनिया साहब, ऑनर किलिंग की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी ने ऑनर किलिंग से पहले एक जो बात कही मॉब लिंचिंग, जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उनका। और राजस्थान में ये मूवमेंट बने भी और देश में भी बने, जिस तरीके से उन्होंने बात को प्ली किया है कि मानवता खतरे में है, कैसे किसी आदमी को आदमी कत्ल कर देता है सड़क के ऊपर। इसलिए जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाने की बात है, और मैं तो ये कहता हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खुद निजी विधेयक लेकर के आने वाली थी। जैसे हम पशु क्रूरता को लेकर के जो विधेयक लेकर राजस्थान की सरकार पिछले दिनों लेके आई थी, मैंने तो निजी विधेयक पेश किया है कि आवारा पशुओं पर रोक लगे और पशु मेले बिक्री की छूट मिले। ये इसी चीज से जुड़ी हुई है।
पशु के नाम पर, गाय के नाम पर जिस तरीके से लोगों को मारने का जो धंधा बीजेपी आरएसएस ने चला रखा है देश भर में, ये एक वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीएम साहब का कि उन्होंने इस वैचारिक लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ाया और हम इस वैचारिक लड़ाई में 2 कदम उनसे आगे ये कहना चाहते हैं कि आप मानवता की रक्षा के लिए लड़ेंगे तो आने वाला वक्त भी याद रखेगा, मनुष्य याद रखेगा। आज जिस तरीके का माहौल प्रदेश में पैदा हो रहा है, देश में पैदा, थानागाजी की घटना क्या है? अगर आप थानागाजी की घटना के मूल में जाएंगे तो आप अचंभा करेंगे कि ऐसे नौजवान लटर तैयार किसने कर दिए जिनको इस बात का इल्म नहीं कि तुम पति के सामने पत्नी का बलात्कार कर रहे हो और तुम वीडियो वायरल और लाइव कर रहे हो। ये बदतमीज समाज पैदा किसने किया है? उन तथाकथित को जाइए आप अलवर में, भरतपुर में, वहां के पूर्व विधायकों के बयान सुनिए, वहां के लोगों के बयान सुनिए, हैरानी होगी आपको। वो जाहिलियत सुनाई देगी, वो जाहिलियत दिखाई देगी जिसकी वजह से ऐसे समाज में कंटक तैयार हो जाते हैं। इसलिए मॉब लिंचिंग और ये दूसरा कानून जो आ रहा है ये निश्चित तौर से एक सरकार मजबूती के साथ लेके आए। मैं तो ये कहता हूं सिर्फ नाम के लिए नहीं, मजबूती के साथ लेके आए। जी, और कुछ उम्मीद थी ऐसी जो पहले बजट में, जब पहले पार्ट में अनाउंसमेंट में जिसकी इच्छा हो, आपकी ऐसे कोई डिमांड रखी हो आपने कि हाँ इसमें होना चाहिए? भाई नेता के बहुत काम रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो बजट में मांग करता है। अभी हमारे बिरानी क्षेत्र को नहरी घोषित करने का सवाल, जैसे तारानगर के 20,000 हेक्टेयर जमीन, हालांकि मेरा तारानगर क्षेत्र से भी आंदोलन था, नोरमिंच में, आदरा में था, एटा में साथ, सिंगरासर में था। हमारे बिरानी क्षेत्र को नहरी घोषित करने के सवाल को आज हम फिर चाहते थे कि मुख्यमंत्री उसकी सर्वे की घोषणा करें, लेकिन बाय द वे अभी घोषणा नहीं हुई है। अभी सदन चलेगा 1 तारीख तक, हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से ये फिर कहलवाएं कि आप, क्योंकि डिमांड्स में आ रहा है, 26 तारीख को सिंचाई पर डिमांड है, सब डिमांड्स में ये चीजें आएंगी और सरकार किसानों की इस मांग को भी पूरा करेगी। और हम एक मजबूत संघर्ष के लिए हम आप सबको भी कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्ज माफी के लिए एक मजबूत संघर्ष काम भी निर्माण करें। क्योंकि कर्ज माफी, अवाना साहब, सभी की एक प्रॉब्लम है, किसानों की। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बीजेपी का इसमें सहयोग चाहिए, सभी विधायकों का सहयोग चाहिए, क्योंकि नेशनल जो बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती हैं। तो यहां लेकिन एक सियासी बात जरूर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी की बात की थी, चलिए आप 2 लाख भी करिए, लेकिन नेशनलाइज बैंक का ये उस वक्त जिक्र नहीं किया कि नेशनलाइज बैंकों का कर्ज हम माफ करेंगे या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। देखिए, मैं समझता हूं जहां तक कर्ज माफी की जो विषय है, जो आपने मुझसे अभी बताया, ये आज समस्त जो किसान समाज है उसका विषय है। और किसान समाज, जो किसान हैं, जो पूरे प्रदेश के जो किसान हैं, जो पिछले दिनों जो अपना जो घोषणा पत्र था कांग्रेस ने, उसमें भी बात रखी थी कर्ज माफी की। मैं समझता हूं कि किसान सभी के मतदाता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। और जिस तरह जो केंद्रीय जो बैंक हैं, जिस तरह जो केंद्र सरकार के अधीन हैं जो राष्ट्रीय बैंक हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने स्तर से पूरा प्रदेश ऊपर से दिलवाने चाहिए माननीय वित्त मंत्री जी से कि वो किसानों की जो कर्ज माफी की जो घोषणा हुई है और उसके अधीन जो फुलफिल करते हैं सारी चीजों को, उनका जो है कर्ज माफ होना चाहिए। अब बने रहिए। हुडला साहब, किसान कर्ज माफी की बॉल एक तरह से केंद्र के पाले में डाली है मुख्यमंत्री ने, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है, किसान कर्ज माफी का जो भी पैसा है वो जनता का पैसा है। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, आखिर जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए और समय पर पहुंचे। इस बात के लिए दोनों सरकार जिम्मेदार है और समय पर काम करना चाहिए। बजट का पहला पार्ट अगर हम कहें तो पूरी तरह से पारित हो गया है। मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। लॉ कॉलेज हो या 25 नए कॉलेज खोले जाने की बात हो, या फिर मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग को रोकने के लिए नए कानून लाए जाने की बात हो, अलवर के थानागाजी हो, फिर और दूसरी जो जगह है वहां पे डिप्टी एसपी कार्यालय खोले जाने की बात हो, यहां कुछ ना कुछ पिछले दिनों जो प्रॉब्लम्स हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बनी है, उनका जिक्र मुख्यमंत्री ने जरूर किया है। पीने के पानी की बात का भी जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने ये भी कहा कि रिसर्जेंट राजस्थान की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि जांच होगी। चले, दशरथ इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अवाना साहब आप बने रहिएगा। दशरथ, एक बात का जिक्र सीएम ने किया है कि रिसर्जेंट राजस्थान और ग्राम
दोनों में जितना पैसा पानी की तरह बहाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। एक उन्होंने ये भी कहा कि एक एयर ट्रेवलिंग एजेंसी को हायर ही कर लिया था, जबकि इतने अधिकारी हैं, सिस्टम है सरकारी, उनके जरिए काम किया जा सकता है। कुछ ऐसी योजनाएं और बिल्डिंगें बना दी जिनका पता नहीं यूज क्या होगा, लेकिन हम उन्हें बंद नहीं करेंगे। तो लगता है कि रिसर्जेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री जांच करा सकते हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं कि जांच कराएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि रिसर्जेंट राजस्थान सिर्फ और सिर्फ स्नेह मिलन था। ये वो बड़े औद्योगिक घरानों जी, निश्चित तौर पे उन्होंने ये कहा, बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि एक सिर्फ और सिर्फ ये स्नेह मिलन था और रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से राजस्थान को हासिल क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल उठाया। कृषि एग्रीटेक मीट जो बीजेपी सरकार में हुई, उस पर भी उन्होंने तंज कसा कि एग्रीटेक मीट में जो लाखों करोड़ों रुपए बहाया गया पानी में, वो किसी काम का नहीं। अगर वो जिस मत से पैसा आया, वही पैसा अगर दूसरे सार्वजनिक कार्यों में लगता तो निश्चित तौर पर राजस्थान के दिन और अच्छे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, शुक्रिया दशरथ और अमना साहब, तमाम हमारे अतिथि जो हमारे साथ में जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास खबर में हमने बजट को लेकर के चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, वह भी किए हैं, और इतना कहना चाहेंगे कि अपेक्षित पहले से था कि जब गर्म बहस हो रही थी तो तंज भी कसे जाने थे और कुछ बातें भी की जानी थी, कुछ घोषणाएं भी होनी थी, वैसे ही सब कुछ हुआ। लेकिन ये देखना होगा कि अब बजट की क्रियान्विति कैसे होगी, जो मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि अब जोर इस पे होना चाहिए कि अनाउंसमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, और उनकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर सके ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।